हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। कहानी की शुरुआत में एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जिसमें एंट्री होती है हमारे ड्रामे के मेन लीड लिहान की। उसे देखते ही पार्टी में आई सारी गर्ल्स गॉसिप्स करना स्टार्ट कर देती हैं और उस वक्त हमें ये बात मालूम होती है कि ये मिस चिन के लिए एज अ असिस्टेंट काम करता है। इसे और भी कंपनी से ऑफर्स आई हुई थी लेकिन उसने सारी ऑफर्स रिजेक्ट कर दी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैसे ही मिस चिन अपने ऑफिस जाती है तो लिहान उसे रिसीव करने के लिए खड़ा हुआ था। वो उससे पूछती है आज मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो जवाब देता है हमेशा की तरह ही बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही हैं। अब दोनों ऑफिस जाने के लिए लिफ्ट का यूज़ करते हैं। ऑफिस के और लोग भी लिफ्ट में मौजूद थे जिनमें मैनेजर जेंग भी होता है। मैनेजर जेंग अपना फ़ोन निकाल कर कॉलीग के स्कर्ट की फ़ोटो ले लेता है क्योंकि अपना ठरकपन से बाज नहीं आने वाला था। मिस चिन जी देख लेती हैं। जैसे ही लिफ्ट से उतरने लगते हैं वो उसे लात से गिराकर उसके फ़ोन को हील से तोड़ देती है। फिर वो मैनेजर जेंग को कहती है कि मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। असिस्टेंट नीन मैनेजर जेंग से कहता है कि आप परेशान ना हो, आपके फ़ोन का डाटा रिकवर करवा लिया जाएगा। मैनेजर जेंग के जाने के बाद लिहान किसी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे लिफ्ट के सीसीटीवी की फुटेज चाहिए। अब वो ऑफिस के कामों में लग गया था और हर काम टाइम पर करता है, बिल्कुल रोबोट की तरह। इसी बीच उसे गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है कि आज रात मेरी फ़्लाइट है। लिन रिप्लाई करता है मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। फिर लिन मिस चिन की कॉफ़ी लेकर मीटिंग रूम में ही पहुंच जाता है। आज के टॉपिक पर ब्रीफिंग शुरू होती है। मिस चिन लिन को प्रेजेंटेशन देने का कहती है। इसी बीच उसे वो दिन याद आ गया था जब लिन जॉब के लिए उसके पास आया था। लेकिन जॉब ज्वाइन करने से पहले लिन की एक कंडीशन थी कि वो 1 साल की सैलरी एडवांस मिलेगा। मिस चिन उसकी कंडीशन एक्सेप्ट कर लेती हैं। लिन इसी बीच उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है तो मिस चिन मन ही मन में बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। प्रेजेंट सीन में जैसे ही वो अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करता है सभी को उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। मीटिंग के बाद दोनों पार्टी में जाते हैं और डांस करते हैं। तभी लिन कहता है शायद जल्दी मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। ये सुनकर मिस चिन शॉक्ड ही रह गई थी। घर जाते वक्त मिस चिन पूछती हैं कि तुम जॉब क्यों छोड़ रहे हो। लिहान बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है और हम दोनों शादी का प्लान बना रहे हैं। नेक्स्ट सीन में लिन अपनी गर्लफ्रेंड को रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। मिस चिन को लिन की गर्लफ्रेंड के बारे में जानना था तो वो एयरपोर्ट पे ही पहुंची होती हैं। तभी एक गाड़ी लिन के पास आती है। उसमें से एक लड़की बाहर आकर लिन के पास जाकर कहती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। इसका रीज़न बताते हुए कहती है कि तुम सिर्फ एक असिस्टेंट हो, तुम मुझे वो सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते हो जो मुझे चाहिए। ये सुनकर लिन सैड हो जाता है। मिस चिन ये देख अंदर ही अंदर खुश होती है क्योंकि अब लिन जॉब से रिज़ाइन नहीं करेगा। इन घर जाने के बाद आज वाली बात को लेकर सैड था। फिर हम पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो अपने डैड से अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की बात करता है। उसके डैड कहते हैं कि मैंने उस लड़की का बैकग्राउंड चेक करवाया है, वो ठीक नहीं है और मैं उसे अपनी बहू बनाकर इस घर में नहीं लाऊंगा। लिहान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। डैड लिन की मॉम से कहते हैं जब इसके पास पैसे नहीं होंगे तो देखना वो लड़की इससे शादी कैसे करती है। लिहान समझता था कि वे उसका पूरा साथ देगी, लेकिन उसके बाद डैड की बात सच हो जाती है। फिर अपने दोस्त को कॉल करता है कि मुझे पिक करने आ जाओ। उसका दोस्त उसे घर ले जाना चाहता था तो लिन कहता है मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक मिस चिन को नया असिस्टेंट नहीं मिल जाता। अगले दिन ऑफिस में मिस चिन बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि लिन जॉब से रिज़ाइन नहीं करेगा, लेकिन लिन आते ही रेजिग्नेशन लेटर उन्हें दे देता है। मिस चिन परेशान हो जाती हैं और दिल में कहती हैं इसका तो ब्रेकअप हो गया था, फिर जॉब क्यों छोड़ रहा है। वो उसे साइड पर बिठाकर समझाती हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और कंपनी ने डिसाइड किया है कि तुम्हारी पे डबल कर दी जाएगी। वो उसे फुल सपोर्ट ऑफर करती है ताकि वो कंपनी ना छोड़े, लेकिन लिन ने जॉब छोड़ने का डिसाइड कर ही लिया था। जो ठान लिया उसने सो ठान लिया। मिस जिन कुछ लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए लिन को साथ ले जाती हैं, लेकिन वो किसी को जॉब पर रखना नहीं चाहती, इसलिए सबको रिजेक्ट कर देती है। वापस जाते वक्त उसकी हील स्लिप होने की वजह से वो गिरने ही लगी थी। तभी लिहान उन्हें संभाल लेता है। उनके पाँव में चोट लग जाती है। लिहान कहता है कि आपको हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाना चाहिए और शायद आप इस बात से सैड है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। मिस चिन कुछ नहीं कहती है और चलने लगती है। पाँव दर्द कर रहा होता है तो लिन उसे पकड़कर चलने में मदद करता है। वो समझ जाता है कि मिस चिन नाराज़ है और कहता है चाहे आप
को ठीक लगे या ना लगे। 1 महीने में मैं जॉब छोड़ दूंगा। लिफ्ट के पास एक लड़की डिलीवरी का सामान लेकर खड़ी होती है। मिस चिन उसे देखकर कहती है, ये मेरी नई असिस्टेंट होगी और तुम 1 महीने तक इसे ट्रेनिंग दोगे। लड़की के लिए ये बहुत शॉकिंग होता है क्योंकि वो असिस्टेंट बनना नहीं चाहती थी। गाड़ी तक छोड़ते वक्त मिस चिन कहती है कि हमारी फैमिली डिनर है, तुम्हें भी आना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन मिस चिन की फैमिली हाउस पहुंच जाता है और उनके साथ डिनर करता है। डिनर के बाद मिस चिन के डैड अपनी बेटी के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि मैंने उसे बहुत नाजों से पाला है, अब उसकी उम्र हो रही है लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती। फिर वो लिहान से कहते हैं कि तुम्हें किसी लड़के को बारे में पता है या जानते हो जो हमारी बेटी चिन के लिए परफेक्ट हो। बालकनी में मिस चिन बैठी होती हैं कि उसकी मौमा जाती हैं और शादी की बात छेड़ देती हैं। वो लिन की तारीफ इशारे से करते हुए कहती हैं कि क्यों ना तुम इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। मिस चिन बॉयफ्रेंड वाली बात का मजाक कर इसे टॉपिक से इग्नोर करने की कोशिश करती हैं। पेरेंट्स से मिलने के बाद जाते वक्त मिस चिन लिन से पूछती है कि तुम कब शादी करने वाले हो। लिन कहता है कि फ़िलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं। मिस चिन अंदर ही अंदर खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि इसका तो ब्रेकअप हो चुका है। मिस चिन पूछती है, अगर तुम शादी नहीं कर रहे हो तो जॉब क्यों छोड़ रहे हो। लिन कहता है, मैं अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू करना चाहता हूँ। मिस चिन कहती है, ये कैसी बात है, और पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। नेक्स्ट सीन में चिन अपनी दोस्त के घर जाकर उसे बताती है कि जब लिन मुझे तुम्हारे घर छोड़ने आ रहा था तो मैंने उससे शादी के लिए पूछा था। लिन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, तुम एक परफेक्ट लेडी हो, तुम भी परफेक्ट बंदा डिज़र्व करती हो। ये बात सुनते ही उसकी दोस्त कहती है, तो इसका मतलब है उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। यार तुम भी काफ़ी अजीब हो, लाइफ टाइम असिस्टेंट बनाने के लिए सीधा शादी के लिए ही पूछ लिया उस बेचारे को। जिन अपनी दोस्त से कहती है, लिन एक ऑलराउंड असिस्टेंट है, वो मेरे बहुत काम करता है, इसलिए तो उससे शादी के लिए पूछा था। लेकिन जो उसने परफेक्शन वाली बात की थी उसको लेके लिन की तो फिर मैं ना ही समझूं। उसकी फ्रेंड कहती है, हाँ मुझे तो यही लगता है कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। जिन ड्रंक होने के बाद लिन को कॉल करती है, रात के 2:30 बज रहे थे, वो उसे पिक करने का कहती है। लिन पिक करने से मना कर देता है। कॉल कट होने के बाद वो थोड़ी देर सोचता है। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि चिन को पिक करने जाएगा और साथ में दोस्त को चलने का कहता है, जो बेचारा वॉशरूम जा रहा था। रास्ते में दोनों मिलकर मिस चिन की बुराइयां करने लग जाते हैं कि रात के इस वक्त भला कौन काम करवाता है। अब वो मिस चिन की दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। वो तो फुल ड्रंक थी और सरप्राइजिंगली उसके फ्रेंड और लिन के दोस्त की एक्स वाइफ होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी बीच लिन मिस चिन को लेकर चला जाता है। ड्रंक होने की वजह से मिस चिन होश में नहीं थी तो कहती है कि लिन हम शादी कर लेते हैं, शादी के बाद तुम पूरी ज़िंदगी मेरे लिए असिस्टेंट ही बन के रहना, मुझसे दूर नहीं जाना। घर ले जाकर लिन उसे बेड पर लिटा देता है क्योंकि मिस चिन ड्रंक की थी। उसे पकड़कर रुकने का यहाँ पे वो बोलने लग जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि लिन का दोस्त अपनी एक्स वाइफ के साथ सोया होता है। वो चुपके से अपने कपड़े और जूते उठाता है, साथ ही एक टर्टल को उसे उठाकर किचन में जाता है तो देखते हैं कि लिन पहले से ही किचन में मौजूद है। उसका दोस्त हैरानी से पूछता है, अरे तुम इतनी सुबह उठ गए। लिन कहता है, उठने के लिए सोना पड़ता है, मैं तो सारी रात जागता रहा हूँ। प्रीवियस नाइट का सीन दिखाया जाता है। लिन मिस चिन को बेड पर लिटाकर वापस जाने लगा था, तभी वो बेड से नीचे गिर गई थी। उसकी ये कंडीशन देखकर लिन उसके लिए हैंगओवर की रेमेडी बनाता है। लिन की कोई चीज़ गुम हो जाती है। बहुत ढूंढने के बाद उसकी नज़र टेबल पर रखी एल्बम पर पड़ती है जिसमें इसके बचपन की फ़ोटो थी। अब लिन ऑफिस जाकर शुई को बता रहा था कि कैसे असिस्टेंट के तौर पर उसे कौन कौन से काम करने हैं। तभी ऑफिस के बाकी लोग उसे कहते हैं, तुम तो अपने काम में काफ़ी बिजी रहते हो, कभी हमें भी टाइम दे दिया करो। आज रात हमारी टीम की डिनर पार्टी है, तुम उसमें आना। ऊपर से मिस चिन आ जाती हैं और ये बात सुन लेती हैं। रात के वक्त ये लोग टीम डिनर के लिए गया होते हैं। मिस चिन के होने की वजह से सबका मूड खराब और चैट में भी एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे होते हैं। इसी बीच मिस चिन उन्हें कहती है, आप लोग अक्सर पार्टी करते रहते हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाते। तो वो लोग अलग अलग बहाने बनाना स्टार्ट कर देते हैं। चिन उनका कोई बहाना नहीं सुनती और कहती है, ये तो बुलिंग है, तुम अपनी बॉस को बुली करते हो। ऑफिस के लोग कहते हैं, नहीं नहीं, हम आपको बुली नहीं कर सकते, और इसके साथ ड्रिंक्स के साथ चेयर्स करते हैं। ड्रिंक पीने की वजह से वो लोग ड्रंक हो जाते हैं और फिर एक गेम खेलने का प्लान बनाते हैं। इस गेम में कॉम्प्लीमेंट्स देना होते हैं। तभी
अब उनकी बॉस चिन कहती है, नहीं, मुझे ये गेम नहीं खेलनी क्योंकि तुम सब मेरी ही तारीफ करोगे। कॉम्प्लीमेंट गेम के बजाय हमें क्रिटिसिज्म गेम खेलना चाहिए। बॉस चिन के ऐसा कहने पर सब लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। एंड पर चिन कहती है, मैं भी किसी को क्रिटिसाइज़ करना चाहती हूँ। वो अपने सभी एम्प्लॉयज़ को बताती है, ये जो असिस्टेंट लिन है ना, इसने मुझे सेक्सुअली हैरास किया है। ये सुनते ही सभी एम्प्लॉयज़ शॉक्ड हो जाते हैं। अब जब सब एम्प्लॉयज़ घर चले जाते हैं तो असिस्टेंट लिन मिस चिन से कहता है, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तुम्हारा घर में फुटेज है ना, तुम उस फुटेज में देख लो, मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। चिन कहती है, तो फिर पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जब मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा रही थी। तो लिन कहता है, अगर मैं उस वक्त जवाब देता तो और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती, इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। बॉस चिन डेट पर जाने का पूछती है तो लिन कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। वो रीज़न पूछती है तो वो कहता है, देखो तुम में कोई फ्लॉ नहीं है, और वैसे भी जब तुमने डेटिंग के बारे में पूछा था तो तुमने बस ऐसे ही पूछ लिया था। तुम मुझे लाइक नहीं करती, मैं तुम्हारे साथ 3 साल रहा हूँ, तुमने एक बार भी मेरे लिए सोचा, और अब अचानक से कह रही हैं कि तुम मुझे लाइक करती हो, तो भला मैं कैसे मान लूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन वर्कआउट कर रहा था, उसका दोस्त भी साथ था। वो वर्कआउट करने का रीज़न पूछता है। लिन बताता है कि एक मुझे होप नज़र आ रही है, अब जाकर हम अपनी जॉब से जान छुड़ा पाऊंगा। कॉर्पोरेट स्लेव बनकर थक चुका उसका दोस्त अंदर ही अंदर रोते हुए कहता है, हाँ हाँ, मुझसे बेहतर ये बात कौन जानता है। लिन इस बात के लिए खुश था कि मिस चिन के दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। लिन के दोस्त को लिन की फैमिली की तरफ से मैसेज आता है कि लिन को फैमिली डिनर पे ले आना। ये सुनते ही लिन परेशान हो जाता है। दूसरी साइड हम चिन और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। दोनों चोरी छुपे लिन के घर पहुंच जाती हैं क्योंकि चिन की फ्रेंड को अपना टर्टल वापस चाहिए होता है जो उसके एक्स हस्बैंड ने चुरा लिया था, और उसे लगता है कि वो लिन के घर होगा। दोनों उसे ढूंढ रही होती हैं कि तभी ऊपर से लिन और उसका दोस्त आ जाते हैं। घर आते ही लिन के दोस्त को शक हो जाता है कि कोई ना कोई घर में आया हुआ है। जब लिन का दोस्त अपने रूम की तरफ जाता है तो देखता है कि उसकी एक्स वाइफ टर्टल लेकर बाहर आ रही होती है। लिन का दोस्त उससे कहता है, तुम तो डॉक्टर थी ना, ये चोर कब से बन गई। उसकी एक्स वाइफ कहती है, मैं तो अपना टर्टल वापस लेने आई हूँ, फिर मैं चोर कैसे होगी। चिन छुपते हुए लिन के रूम में पहुंच जाती है। जब उसे पता चलता है कि लिन इसी रूम में आ रहा है तो वो उसके बिस्तर में ही छुप गई थी। लिन अपने बिस्तर की साइड नहीं देखता और शावर लेने चला जाता है। नहाने के बाद जब बाहर आता है तो देखता है कि उसके बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। वो उसे लात मार के बेड से नीचे गिरा देता कर देखता है तो पता चलता है कि वो तो मिस चिन होती हैं। लिन तो अपने रूम में बिना ड्रेस के ही आया हुआ था। जैसे ही मिस चिन उसे इस हालत में देखती है, जोर से चिल्लाने लग गई थी। लिन को भी इस बात पर बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही होती है। मिस चिन जल्दी से रूम से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को एक ही सोफा पर बैठे हुए देखते हैं। अब दोनों को ही समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर किस टॉपिक पर बात करें। तभी यहाँ पे लिन कहता है कि मिस चिन, हमें जो आज हुआ उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों जानते थे कि जो कुछ भी हुआ है वो उसके बारे में कभी नहीं भूल पाएंगे। दूसरी साइड हम लिन के बड़े भाई को देखते हैं जो काफ़ी अरसे बाद अपने पेरेंट्स से मिलने आया हुआ था। उसकी मॉम और डैड दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। फिर वो अपनी मॉम से लिन के बारे में बात करना शुरू कर देता है। लिन की मॉम अपने बड़े बेटे को बताती हैं कि आज रात डिनर पर हमने लिन को बुलाया है और हमें पता चला है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया है। फिर लिन की मॉम उसे कॉल करती है और कहती है, तुम्हारा बड़ा भाई आया हुआ है इसलिए तुम ज़रूर आज रात आ जाना। लिन अपनी मॉम से कहता है, समझ आ गया, आ जाऊँगा। अब लिन और मिस चिन लिफ्ट से नीचे ही जा रहे थे कि तभी लिफ्ट रास्ते में रुक जाती है, जिससे लिन घबराना शुरू हो जाता है। और मिस चिन उसकी हालत देखते ही परेशान हो गई थी और उससे पूछती हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो लिन उससे चिपक जाता है और कहता है, तुम दूर मत जाना। मिस चिन उसे कहती हैं, परेशान मत, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब घर जाते हुए चिन लिन का हाल पूछना चाहती है और फिर तभी खामोश भी हो गई थी। लिन मिस चिन को उसके घर तक छोड़ देता है। उसके बाद अपने घर फैमिली डिनर के लिए ही पहुंच गया था। अब वो अपनी फैमिली के साथ खाने की टेबल पर बैठते ही है तो उसकी मॉम कहती हैं, अगर तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है तो तुम घर आ जाओ ना। लिन अपनी मॉम को कहता है कि अभी मेरा घर आने का कोई प्लान नहीं है। फिर लिन अकेला बैठकर चाय पी रहा था। उसका बड़ा भाई आकर उसके पास ही बैठ जाता है और दोनों बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी उसका बड़ा भाई कहता है, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को फेक रिच बॉय से किसने मिलवाया था।
और उस वक्त हमें ये बात मालूम होती है कि उसकी गर्लफ्रेंड को उससे दूर करने के पीछे उसके भाई का ही हाथ था। लेकिन इससे लिन को अपनी गर्लफ्रेंड की नेचर के बारे में पता चल गया। इसके लिए वो फिर अपने भाई को थैंक्स कहता है और फिर वहाँ से जाने से पहले अपने भाई को कहता है कि तुम्हें अपना टाइम सही चीज़ों पर यूज़ करना चाहिए, ना कि इन फजूल कामों में। दूसरी साइड पर हम जिन को देखते हैं जो अपनी न्यू असिस्टेंट को कॉल करती है। वो गेम खेल रही होती है और कॉल की वजह से गेम में मारी जाती है। इसी गुस्से में वो कॉल अटेंड नहीं करती। ये बात जिन को परेशान कर देती है। तभी फिर वो लिन को कॉल करती है और कहती है मुझे लगता है मेरी असिस्टेंट किसी खतरे में है। मैंने उसे मैसेजेस किए, कॉल्स की, लेकिन वो कोई रिप्लाई ही नहीं दे रही। लिन मिस जिन को कहता है कि आप परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। ऑफिस का टाइम ख़त्म होने के बाद एम्प्लॉई ऐसा ही करते हैं। जिन फिर उसे कहती है मैंने जो तुमसे शादी और डेट का पूछा था, तुम ऐसा समझना कि मैंने इस बारे में तुमसे बात ही नहीं की। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों आर्ट गैलरी गए हुए होते हैं। जिन एक पेंटिंग को देखकर लिन को बताती है कि ये मॉफी ने बनाई है। मॉफी का नाम सुनते ही लिन चौंक जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई था। इतने में उसका बड़ा भाई आ गया था। वो जिन को जानता होता है, तो ये बात जिन के लिए बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग थी। फिर वो दोनों कोलैबोरेशन की बात करने लग गए थे। लिन का भाई भला कोलैबोरेशन से कैसे मना करता। उन दोनों को इस तरह बातें करते देखकर लिन को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। जिनको समझ नहीं आता कि अचानक लिन को क्या हो गया। तो मॉफी कहता है शायद वो जेलिस फील कर रहा था इसलिए चला गया। जिन हैरान होते हुए कहती है क्या वो जेलिस फील कर रहा था। तभी लिन वापस आ गया होता है और जिन को अपने साथ बाहर ले जाता है। जिन उससे कहती है ये तुम मुझे क्यों लेकर जा रहे हो, क्या तुम जेलसी फील कर रहे हो। लिन कहता है नहीं, मैं जेलसी फील नहीं कर रहा। जिन कहती है तो फिर मुझे क्यों रोक रहे हो, मैं तो जा रही हूँ उससे बात करने। तभी लिन कहता है देखा, यही तो तुम्हारी दिक्कत है। तुमने मुझसे शादी का पूछा, डेट का पूछा और फिर खुद ही कह दिया कि मैं इसके बारे में भूल जाऊँ, इसी वजह से मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। जिन ये सुनते ही इमोशनल हो जाती है और कहती है तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे लाइक नहीं करते, तो फिर अब तुम मेरी फ़िक्र क्यों होने लगी। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो ऑफिस आती है, अब यहाँ पे वो उसे इग्नोर करना शुरू कर देती है और जब बात भी करती है तो रूड बिहेवियर के साथ। लिन तो ये सब देखकर कहता है कि तुम काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो। तो चिन रूडली कहती है तुम्हें तो ये मालूम हो ही जाना चाहिए था, 3 सालों से तुम मेरे साथ रह रहे हो। इन फिर जाकर अपना काम करने लग जाता है। इतने में मॉफी आ गया था तो मिस चिन से कोलैबोरेशन की बात करना चाहता था। चिन दरवाज़ा बंद कर देती है। इसकी वजह से लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। चिन और मॉफी जाकर सोफ़ा पर बैठ जाते हैं। तभी मॉफी उसे कहता है मैं एक अनफिनिश्ड स्टोरी को फिनिश करना चाहता हूँ। इस पर चिन कहती है क्या अनफिनिश्ड स्टोरी। तो मॉफी अपनी पॉकेट से कुछ निकाल कर टेबल पर रख देता और कहता है मैं इसके बारे में ही बात कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यू असिस्टेंट के रोल के लिए लिन और जिन कुछ लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। जिन सबके फेसेस देखकर उन्हें रिजेक्ट कर देती है और साथ ही कहती है तुमने जानबूझकर ऐसे लोग चूज़ किए हैं ना। लिन कहता है नहीं नहीं, आपको उनके फेसेस नहीं बल्कि उनकी एबिलिटी देखनी चाहिए। तभी एक और बंदा इंटरव्यू देने के लिए आता है। उसने इंटरव्यू के लिए जो फ़ोटो दी होती है उससे उसका फेस मैच नहीं हो रहा था। पूछने पर वो बताता है कि उसने सर्जरी करवाई है। जिनको उसका फेस पसंद आ गया था तो वो लिन से कहती है तुम इससे सवाल पूछो। तब लिन वही क्वेश्चंस शुरू कर देता है जो चिन ने पहले इंटरव्यू में बाकी लोगों से पूछे थे, लेकिन इस नए बंदे को सारे सवालों के जवाब आते हैं। लिन को बहुत बुरा लगता है और उस बंदे से कहता है ठीक है, तुम्हारे बारे में सोचा जाएगा, तुम अब जा सकते हो। उसके जाते ही मिस जिन कहती है तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम तो ये जॉब छोड़ना चाहते थे ना, फिर मेरे लिए न्यू असिस्टेंट ढूंढने में मदद क्यों नहीं कर रहे। लिन ये बातें सुनते ही उसे कमर से पकड़ लेता है। दोनों किस करने वाले होते हैं कि इतने में फीमेल असिस्टेंट आ गई थी। घबराहट में जिन लिन को साइड पर धक्का दे देती है और जाकर फीमेल असिस्टेंट को कहती है तुम जाओ, अभी मैं बिजी हूँ। उसके जाते ही चिन की नज़र लिन पर पड़ती है जो साइड पर गिरा पड़ा था। ये देखते ही वो परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चिन अपने ऑफिस में बैठी थी। तभी उसे लिन कॉल करता है और कहता है कि उस दिन जो तुमने मुझे धक्का दिया था उस वजह से मेरी कंडीशन थोड़ी सीरियस है। डॉक्टर ने कहा है कि घर पर रेस्ट करूं तो 7 दिन तक मैं घर पर ही रहूंगा। फिर चिन की नज़र उस चीज़ पर पड़ती है जो मॉफी ने उसे दी थी। इस पर चिन को पास्ट की बात याद आ जाती है।
जिन अपनी मॉम के साथ बाहर आई थी, जिनकी मॉम एक जगह अकेला छोड़ देती है उसे। मॉम को देर हो जाती है जिस वजह से चिन काफ़ी परेशान हो गई थी। इसी वक्त एक लड़का उसका पास आता है और उसे कैंडी देता है और दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हैं। चिन इससे खुश हो जाती है। ऑफिस में असिस्टेंट शुई बैठकर गेम खेल रही थी, तभी उसकी कॉलीग कहती है कि जिसका तुम्हें लिन के बारे में पता है वो छुट्टी नहीं करता, तो अब उसने छुट्टी क्यों की है। तो शुई उन लोगों से कहती है कि इसकी वजह मुझे मालूम है, और उन्हें वजह बताने के लिए उनसे अपने लिए स्नैक्स मंगवा लेती है। जैसे ही वो वजह बताने वाली होती है कि तभी उसे चिन की कॉल ही आ गई थी। बॉस चिन उससे पूछती हैं कि किसी के घर चोरी छुपे जाने से क्या तुम किसी लॉ को वायलेट करते हैं। तो शुई कहती है कि इसके बारे में तो किसी लॉयर से बात करनी चाहिए ना, और फिर खुद रिसर्च करके उसे बता देती है कि हाँ ये अनलॉफुल होता है। जिन ने ये इसलिए पूछा होता है क्योंकि वो चोरी छुपे लिन के घर जाना चाहती थी। जिन लिन को रूम में जाती है तो देखती है कि वो आराम कर रहा था। फिर वो उसके पास बैठ जाती है और उसके चेहरे को देखते हुए कहती है कि इतना हैंडसम लग रहा है ना ये। तभी उसे ख्याल आता है कि जब मैं बीमार होती थी तो ये मेरे लिए रेमेडी बनाता था। वो किचन में जाती है और लिन के लिए रेमेडी बनाना शुरू कर देती है। उससे किचन में सही से काम नहीं हो पा रहा होता। लिन शोर की वजह से जाग जाता है और जब वो किचन में जाकर देखता है तो मिस चिन उसके लिए रेमेडी बनाने का ही ट्राई कर रही है। इसके बाद लिन मिस चिन की बनाई रेमेडी ट्राई करता है और ये सब करने के लिए वो उसे थैंक्स भी कहता है। इसी बीच चिन पूछ लेती है कि वो जो लिफ्ट में हुआ था उसके पीछे की क्या स्टोरी है। लिन झूठ बोलते हुए कहता है कुछ खास नहीं, ऐसा समझ लो कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से मेरी हालत ख़राब हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि वो अपने बेड पर लेटा था, चिन उसके पास बैठी थी। लिन मिस चिन को घर पर आकर देखने के लिए थैंक यू बोलता है। चिन कहती है कि कोई बात नहीं, और मुझे वैसे ही किसी से मिलने जाना था तो सोचा तो मैं देखती जाऊं। लिन को आइडिया हो जाता है कि ये जरूर मॉफी से मिलने जा रही होगी, तो वो उसे रुकने को ही कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों भाई फिर घर खाने पर गए हुए थे। डैड को ये देखकर बहुत खुशी होती है। मॉम फिर अपने बड़े बेटे से पूछती हैं कि आजकल तुम काफ़ी खुश हो, इसकी क्या वजह, कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है। लिन का बड़ा भाई शर्माते हुए कहता है कि हाँ अभी डेटिंग फेज ही है, किसी दिन मैं उसे घर लेकर आऊँगा और आप लोगों से मिलवाऊँगा। लिन भी पास बैठा ये बातें सुन रहा होता है, तो तभी उसे उस दिन का वाक़या याद आ जाता है कि जब उसने चिन को जाने से मना किया था। चिन लिन की बात नहीं मानती और मॉफी से मिलने चली गई थी। लिन का बड़ा भाई अपने मॉम डैड को बता रहा होता है कि वो लड़की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसका बैकग्राउंड भी अच्छा है और मेरा भाई भी उस लड़की को जानता है। लिन ये सुनते ही गुस्से में और जेलसी में वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी साइड चिन अपनी ऑफिस में बैठी थी तो उसे वो दिन याद आ जाता है जब वो मॉफी से मिलने गई थी। मॉफी उसे बताता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि हम पहले मिल चुके हैं। फिर वो अपने बचपन की बात बताता है कि एक दिन वो अपने भाई से सेपरेट हो गया था। मेरा भाई फेरिस व्हील पर चढ़ा था कि वो ख़राब हो गया था, जिससे उसे काफ़ी डर लग रहा था। छोटी चिन भी उसके साथ ही थी। फिर मॉफी बताता है कि तुम्हारा जो असिस्टेंट लिन है ना, वो मेरा छोटा भाई है। ये सारी बातें चिन के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होती हैं। ऑफिस में बैठे हुए वो सोचती है बचपन में जिस लड़के से वो मिली थी उसका नाम भी लिन था और मेरे असिस्टेंट का नाम भी लिन है, कहीं ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं है। ऊपर से असिस्टेंट शुई आकर पूछती है कि आज लिन नहीं आया। चिन कहती है कि उसकी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, इसलिए ऑफिस नहीं आया। असिस्टेंट शुई कहती है मुझे तो पता चला था कि वो हाइकिंग के लिए हमारे साथ आ रहा है। जिन ये सुनते ही गुस्से में कहती है कि ये तो बुलिंग है, तुम लोग मुझे कुछ भी नहीं बताते और अकेले अकेले घूमने फिरने चले जाते हो। असिस्टेंट शुई बताती है कि ये कंपनी का ही इवेंट है। इस पर चिन शॉक्ड रह जाती है और कहती है कंपनी का इवेंट के बारे में मुझे कैसे नहीं पता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चिन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ हाइकिंग के लिए गई होती है, साथ में लिन भी था। बाकी एम्प्लॉयज़ हाइकिंग की वजह से थक जाते हैं लेकिन चिन को बिल्कुल थकान नहीं होती। वो कहती है कि तुम में से कोई मेरे साथ ऊपर आना चाहे तो आ सकता है। लिन के अलावा कोई भी उसके साथ जाने के लिए रेडी नहीं होता। वो दोनों थोड़ा आगे जाकर एक जगह रुक जाते हैं ताकि थोड़ा सा आराम कर सकें। इसी बीच एक स्नेक आकर मिस्टर लिन को काट लेता है। चिन स्नेक के जहर को शक्कर कर निकाल लेती है ताकि वो लिन की बॉडी में ना फैले, लेकिन चिन को बताता है कि मॉफी मेरा बड़ा भाई है। चिन कहती है कि मुझे पता है। फिर फेरिस व्हील वाली बात करते हुए चिन कहती है कि मुझे कंफर्म करना था कि उस वक्त जो लड़का मेरे साथ था क्या वो तुम ही थे। बस इतना सुनते ही लिन चिन को पकड़ कर किस करने लग गया था।
अब रात का वक्त था, सभी एम्प्लॉयज़ बॉस और असिस्टेंट लिन का वेट कर रहे थे और साथ साथ गॉसिप्स भी करने लग जाते हैं कि शायद ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। तभी ऊपर से मिस चिन और लिन दोनों आ जाते हैं। लिन चिन से कहता है कि आप थोड़ी कम ड्रिंक पीना। ड्रंक होने के बाद मिस चिन एक एम्प्लॉय से पूछती है कि क्या तुम असिस्टेंट लिन को पसंद करती हो। वो लड़की कहती है कि नहीं। तो मिस चिन बताती है लेकिन असिस्टेंट लिन तो मुझे पसंद करता है। सभी एम्प्लॉयज़ हैरानी से देखने लग गए थे। फिर बात को चेंज करते हुए वो कहती है कि तुम सभी एम्प्लॉयज़ भी तो मुझे लाइक करते हो ना। एम्प्लॉयज़ कहते हैं हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तभी होटल की ओनर की साइड से आ जाती हैं और लिन को कहती हैं कि हमारे पास एक बंदे के लिए रूम की जगह नहीं है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मिस चिन ड्रंक थी तो लिन उनको रूम में लेकर जाता है। तभी उसे किसी की कॉल आ गई थी। वो बाहर आकर कॉल अटेंड करता है तो पता चलता है कि ये उसके एक्स जीएफ की कॉल थी। वो उससे बात करना चाहती थी लेकिन लिन कॉल कट कर देता है। फिर जब वो साइड पर देखता है तो उसकी एक्स जीएफ वहीं खड़ी थी। रूम में मिस चिन आज वाली बात को याद करके बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी वो उठती है और बाहर के सीन देखकर शॉक्ड रह जाती है। लिन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास खड़ा था। वो लिन से एक और चांस मांगती है। लिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। रात काफ़ी हो चुकी थी तो वो होटल की ओनर से बात करके अपनी एक्स के रात रुकने की अरेंजमेंट करवाता है। ये देखकर मिस चिन को बुरा लगता है कि वो वहाँ से घर जाने का फैसला कर लेती है। जब लिन मिस चिन के रूम में जाता है तो मालूम होता है कि वो तो वहाँ पर है ही नहीं। लिन अब उसे कॉल करता है लेकिन चिन उसकी कॉल अटेंड नहीं करती। लिन फिर ड्राइवर को कॉल करता है जो उससे के थ्रू से मालूम हो जाता है कि मिस चिन तो घर जा रही है। लिन और मिस चिन फिर मैसेज पर बात करने लग गए थे। लिन उसे बताता है कि मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। अब लिन गाड़ी में बैठा था और ये सोचने लग जाता है कि शायद मुझे मिस चिन से प्यार हो गया। दूसरी साइड चिन अपने ड्राइवर को गाड़ी रुकने का कहती है। थोड़ी देर में लिन भी उस जगह पहुंच जाता है जहां चिन उसका वेट कर रही थी। लिन उसके पास जाकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। चिन ये सुनते ही खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लग गए थे। चिन जब घर जाकर इस बात के बारे में सोचती है तो उसे शर्म आने लग गई थी। फिर वो अपना फ़ोन उठाती है और लिन को कॉल करती है। लिन उससे कहता है क्या हुआ, क्या तुम मुझे अभी से मिस करने लग गई हो। अभी सिर्फ 5 घंटे ही तो हुए हैं दूर हुए, मेरी इतनी याद आ रही है तो घर के बाहर देखो। वो जब बाहर देखती है तो लिन उसके घर के बाहर ही आया खड़ा था। चिन बाहर आ जाती है और लिन से कहती है कि घर के अंदर आ जाओ। लिन कहता है कि अभी मैं घर नहीं आ पाऊंगा, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। फिर जिन अपनी फ्रेंड को फुल स्टोरी बता देती है कि उसके बीच और लिन के बीच क्या चल रहा है। उसकी फ्रेंड कहती है इस पर तो एक ड्रामा बन सकता है। अगले दिन जब जिन ऑफिस गई थी तो बहुत खुश थी। ये बात उसके एम्प्लॉयज़ भी नोटिस कर लेते हैं और इसी बात पर गॉसिप्स करना भी स्टार्ट कर देते हैं। जिन अपने ऑफिस में बैठी थी तो लिन के काम को लेकर उसके पास आता है। जिन उसे अपने पास आने का इशारा करती है जो कि लिन को समझ नहीं आता। जिन को इस वजह से बुरा लगता है। अब वो ऑफिस में घूम फिर रही थी कि तभी देखती है कि एक लड़की असिस्टेंट लिन के सूट को ठीक कर रही है। लिन चिन को देख लेता है और वो इस बारे में उसे समझाना चाहता होता है लेकिन चिन को इतना बुरा लगा था कि वो लिन की एक भी बात नहीं सुनती। लिन उसे समझाता है कि इस वक्त हम ऑफिस में हैं, इसलिए हमें एम्प्लॉई और बॉस की तरह बिहेव करना होगा, वरना इस तरह हम दोनों काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। मिस चिन एम्प्लॉयज़ के साथ एक मीटिंग रखती है। मीटिंग में एम्प्लॉयज़ मिस चिन को ब्रीफ कर रहे थे लेकिन मिस चिन तो अपनी फ्रेंड के साथ मैसेज पे लगी हुई थी। उसकी फ्रेंड काम की वजह से टाइमली रिप्लाई नहीं दे पा रही थी तो वो इसका गुस्सा अपने एम्प्लॉयज़ पर निकाल देती है। तभी उसे किसी की कॉल आती है। वो बाहर जाने लगती है तो लिन पूछते हैं क्या मैं भी साथ चलूं। चिन ऑलरेडी उस पर गुस्सा थी तो साथ ले जाने से मना कर देती है। उसे इतने गुस्से में देखकर लिन शुई को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि मुझे एक काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है, तुम ऑफिस का बाकी का सारा काम संभाल लेना। रास्ते में जिन को अपनी फ्रेंड की बात याद आ जाती है कि अगर कोई लड़का रिलेशन को लेकर अजीब बिहेव करता है तो उसका यही मतलब होता है कि उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जिन ये सोचते ही खुद को समझाती है नहीं लिन ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी दोस्त को कॉल करती है लेकिन दोस्त कॉल पिक नहीं करती तो वो उससे मिलने के लिए सीधा उसके ऑफिस ही पहुंच जाती है। दूसरी साइड लिन अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उससे चिन के मामले में एडवाइस मांगता है। उसका दोस्त एडवाइस का खाक देता, वो तो धोखे से उसका वॉलेट निकाल लेता है। फिर वो उसमें से कार्ड निकाल कर काउंटर पर बैठी लड़की को दिखाता है। कार्ड पर लिन की फोटो थी तो लिन का दोस्त झूठ बोलते हुए कहता है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुनते ही काउंटर वाली लड़की तो एकदम शॉक्ड ही रह गई थी कि क्या
भला प्लास्टिक सर्जरी के बाद इतना कौन अगली दिखता है। दूसरी साइड जिन और लिन दोनों अपने अपने दिमाग में एक दूसरे से रोमांस करने को इमेजिन करने लग जाते हैं। जिन जो कि अपनी फ्रेंड के क्लिनिक रूम में बैठी थी कि इस इमेजिनेशन में उसका हाथ ऐसे बटन पर लग गया था जिससे पेशेंट को बुलाया जाता था। नेक्स्ट नंबर लिन का था। वो डॉक्टर के कैबिन में जाता है तो देखता है कि डॉक्टर की जगह जिन बैठी है। दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो एकदम शॉक्ड ही रह जाते हैं। लिन का दोस्त भी उसी हॉस्पिटल में घूम फिर रहा होता है कि अचानक उसका सामना अपनी एक्स वाइफ से हो जाता है। फिर क्या था, दोनों आपस में झगड़ा करते हुए एक दूसरे को टॉन्ट मारने लग जाते हैं। वो दोनों लड़ते हुए कैबिन में जाते हैं तो देखते हैं कि ऑलरेडी जिन और लिन वहाँ पर मौजूद है। वो चारों तो अब एक दूसरे को देखकर ही सरप्राइज्ड रह गए थे। नेक्स्ट सीन में जिन और लिन बाहर चल फिर रहे होते हैं और मिस जिन कहती है, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे। लिन उसे बताता है, मैं अपने दोस्त से तुम्हें डेट पर ले जाने के लिए एडवाइस लेने के लिए ही आया था। ये सुनते ही जिन को अपनी दोस्त की बातें याद आने लग जाती हैं जिसमें उसने जिन को बताया था कि लिन का दोस्त डेटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता। वो लिन से कहते हैं, तुम अपने एक्सपर्ट दोस्त के बारे में भूल जाओ, मुझे तुम्हारे साथ कोई रोमांटिक डेट नहीं चाहिए। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मेरा हर पल मेरे लिए ख़ास होता है। ये कहते हुए वो उसके कंधे पर अपना सर रखती है तो लिन उसे किस करने लग गया था। दूसरी साइड मोफी जो कि जिन से मिलने के लिए वेट कर रहा था, जिन नहीं आती तो उसे बुरा लगता है और वो लिन की एक्स जीएफ को कॉल कर करके बता देता है कि लिन एक बिलियनियर है। इसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं। एम्प्लॉयज़ आपस में किसी बात को लेकर एक्साइटेड थे। अब असिस्टेंट शोई को ऐसा लगता है कि शायद उसके कॉलीग्स लिन और जिन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो लोग एक नए रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं तो वो सैड हो जाती है। दूसरी साइड हम लिन और जिन को देखते हैं जो उसी नए रेस्टोरेंट गए थे। इस रेस्टोरेंट के बारे में जिन को अपनी एक एम्प्लॉय से मालूम हुआ था जब वो अपने बॉयफ्रेंड को सेम रेस्टोरेंट लाई थी तो एक सेल्फी लेकर अपलोड कर दी थी जो मिस जिन ने देख ली थी। ये दोनों अब खाना खा रहे होते हैं कि अचानक जिन के मुंह पर कुछ लग जाता है। लिन उसे साफ करने लगा था। साइड पर खड़ी एक लड़की उन दोनों की फ़ोटो ले लेती है। जब वो लड़की बताती है कि इस फ़ोटो के वॉल पर लगाया जाएगा तो मिस जिन परेशान हो गई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी फ़ोटो वॉल पर लगाई जाए। उसे लगता है कि अगर मैंने मना किया तो लिन को बुरा लगेगा, जबकि लिन सोच रहा था कि शायद जिन मुझसे टेस्ट ले रही है, मैं इसमें फेल नहीं हो सकता। फिर दोनों एक साथ कह देते हैं कि हम अपनी फ़ोटो वॉल पर नहीं लगवाना चाहते। फिर दोनों ही अपनी बात से पलट जाते हैं और फ़ोटो को वॉल पर लगवाने के लिए एग्री करते हैं। जिन सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसा कह रही थी। जब वो लड़की फ़ोटो लेकर जाने लगती है तो जिन उसे रोक लेती है और दिल ही दिल में कहती है, आखिरी दफ़ा तुम सोच लो लिन, तुम मना कर दो। लिन उस लड़की से कहता है, तुम जाकर फ़ोटो लगा दो और फ़ोटो पर हार्ट भी लगा देना। उन दोनों की फ़ोटो वॉल पर लगा दी गई थी। ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज़ भी उसी रेस्टोरेंट आए थे तो वो उस फ़ोटो को देख लेते हैं। खाना खाने के बाद लिन और जिन रास्ते में हाथ पकड़कर चल रहे थे कि अचानक लिन की एक्स जीएफ आ जाती है और कहती है, लिन मुझे तुमसे बात करनी है। लिन उसे इग्नोर करना चाहता है लेकिन उसके बार बार कहने पर वो उसकी बात फिर सुनने के लिए मान ही गया था। जिन उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था तो उन दोनों को अकेले छोड़कर वो तो घर चली गई थी। उसके जाने के बाद लिन एक्स से कहता है कि चलो अब हम दोनों बात करते हैं। लिन की एक्स उसे अपने अपार्टमेंट ले जाती है और उसे साथ गुजारे हुए पलों को याद दिलवाती है। इसी बीच वो उसे ये भी कहती है, तुमने भी झूठ बोला था, तुम तो बहुत ज़्यादा अमीर हो लेकिन तुमने गरीब होने का दिखावा क्यों किया। लिन कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ रह रहा था कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, इसके बावजूद तुमने मुझे छोड़ दिया, तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हें कोई दूसरा चांस दूं। लिन वहाँ से जाने लगता है कि वो पीछे से उसे रोक कर कहती है, क्या तुम जानते हो कि जब जिन को पता चलेगा कि तुम रिच हो तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। इस बात पर लिन कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही लिन के जहन में यही सवाल घूमता रहता है कि अगर जिन को इस बात का पता चल गया तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। फिर हम पास्ट का एक सीन देखते हैं। लिन फ़ोन पर कुछ रीड कर रहा था कि अचानक ऊपर से उसका दोस्त आ जाता है और अपनी शादी के बारे में उससे कहता है, अगर मेरी शादीशुदा ज़िंदगी ऐसी ही होनी थी तो इससे बेहतर है कि मैं कभी शादी ही ना करता। लिन अपने फ़ोन पर एक आर्टिकल देख रहा था जो कि जिन की कंपनी के बुरे हालात के बारे में था। वो अपने दोस्त से कहता है, जैसे ही जिन ग्रुप में कोई भी जॉब आए मुझे ज़रूर बताना। अब मैं इस कंपनी को ज्वाइन करके जिन ग्रुप को आगे ले जाना चाहता हूँ। प्रेजेंट में ये सब सोचते ही लिन तेज़ी से भागने लग जाता है।
दूसरी साइड हम चिन को देखते हैं जो ये सोच रही होती है कि कंपनी को आगे ले जाने में लिन ने उसकी कितनी ज़्यादा मदद की है। अगर लिन ना होता तो उसकी कंपनी शायद बैंकक्रप्ट हो गई होती। इसी दौरान उसे पता चलता है कि लिन उसके घर के बाहर आया हुआ है। वो फौरन भागकर उसके पास चली जाती है। इससे पहले कि लिन कुछ कहे, चिन उसे किस करने लगती है। ये देखकर लिन खुश हो जाता है और उसे हग कर लेता है। उसके जाने के बाद चिन टीसी को कॉल करती है और कहती है अब हमें लिन के बारे में बात करनी होगी। चिन जब मोफी से मिलने जाती है तो मोफी झूठ बोलते हुए कहता है बचपन में मेरे पास बलून्स थे जिन्हें मेरा भाई छीनना चाहता था। मैं उसे वो बलून्स नहीं देता तो वो गुस्सा निकालने के लिए मुझे अकेला छोड़कर चला जाता था। तभी मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। उसकी वजह से मैं भूल गया था कि मेरे साथ क्या हुआ था। फिर फेरिस व्हील वाला मामला हो गया और उस वक्त मुझे पता चला कि मेरा छोटा भाई मुझसे कितनी नफरत करता है। मेरे पेरेंट्स भी उसी को सपोर्ट करते थे। मेरी लाइफ आसान नहीं थी। अब तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल गया है तो चलो एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। जिन उसकी कहानी सुनने के बाद कहती है तुम्हारी कहानी ख़त्म हो गई, अब मैं जा सकती हूँ। मॉफी को शौक लगता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारा वेट किया और तुम बस ऐसे ही चली जाओगी। इसी वक्त हम देखते हैं कि लीना और मॉफी के डैड को भी पता चल जाता है कि दोनों एक ही लड़की के प्यार में पड़ चुके हैं। फिर उनकी मॉम लिन के डैड को बताती हैं कि लिन और मॉफी दोनों जिस लड़की से लव करते हैं उसका नाम चिन है और लिन की बॉस भी है। दूसरी साइड हम चिन को देखते हैं जो मॉफी से सीधा कह देती है मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, इसलिए सबका कोई मतलब नहीं। मॉफी फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या तुम मेरे भाई को पसंद करती हो, वही जिसने हम दोनों को फेरिस व्हील पर छोड़ दिया था। वो तुमसे अब भी झूठ बोल रहा है। तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारा असिस्टेंट है। इससे पहले कि मॉफी आगे कुछ और कहता लिन बीच में आ जाती है। वो चिन को अपने साथ ले जाना चाहता था। मॉफी को यह बात अच्छी नहीं लगती तो उसे फिर पंच दे मारता है जिससे लिन पीछे सोफे पर जा गिरा था। मॉफी दोबारा पंच मारने ही लगा था कि चिन उसे रोककर उसके फेस पर जोर से थप्पड़ मारती है। चिन गुस्से में उससे कहती है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मुझे नहीं पता लिन कौन है, लेकिन अब वो मेरा बंदा है। अगर कोई भी उसे हाथ लगाएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। रास्ते में लिन बहुत खुश होता है कि चिन ने उसकी साइड ली। फिर वो उसे उसकी पसंद की चीज़ें बताने लग जाता है और कहता है मैं तुम्हें अभी थीम पार्क लेकर जा रहा हूँ। ये सुनते ही चिन तो सरप्राइज ही हो जाती है और कहती है तुम्हें मेरी पसंद की चीज़ों के बारे में किसने बताया। तब लिन बताता है डेटिंग ऐप पर तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने बस वहीं से ही रीड कर लिया था। इसी के साथ हमें पता चलता है कि चिन की मॉम ने ही इसका ऑनलाइन अकाउंट बनाया हुआ था उसके लिए कि हस्बैंड ढूंढा जा सके और उन्होंने ये सब कुछ लिखा था। ये सब जानते ही चिन को अपनी मॉम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों अब अम्यूज़मेंट पार्क पहुंच जाते हैं और वहां जाकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। दोनों ही काफ़ी खुश थे। इसके बाद ये एक जगह जाते हैं जहाँ चिन विश मांग रही होती है। तभी लिन उसके गाल पर किस करता है जिस पर वो मुस्कुराने लग जाती है। बाद में ये दोनों फेरिस व्हील पर बैठे होते हैं और लिन को डर लग रहा था। जिन कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जब तक कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी बीच लिन उससे पूछ लेता है कि तुमने कौन सी विश मांगी थी, लेकिन चिन उसे नहीं बताती। लिन फिर उसे सरप्राइज देना चाहता था इसलिए वो कुछ बलून्स का इंतजाम करता है। ये देखकर चिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तब लिन उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चिन ये सुनते ही और ज़्यादा खुश हो गई थी। रात का वक्त था। ये दोनों अभी भी अम्यूज़मेंट पार्क में घूम फिर रहे थे। लिन कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जिस पर चिन कहती है कि मुझे पता है कि तुम बिलियनर हो। लिन ये सुनकर सरप्राइज्ड हो जाता है। चिन कहती है कि मेरी कंपनी के हालात ख़राब थे, उस वक्त मुझे एक ऐसे साथी की ज़रूरत थी जो मेरी मदद करे। फिर उसी वक्त तुम इंटरव्यू देने आए थे, तभी मुझे तुम पर शक हुआ। मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करवाया तो तब मुझे पता चला कि तुम लिन ग्रुप के वारिस हो। तुमने शादी के लिए अपनी फैमिली के साथ टाइज कट कर लिए थे और तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी। तुम अपनी आइडेंटिटी किसी को बताना नहीं चाहते थे। मैंने इस बात को सीक्रेट रखा। फिर मुझे मालूम हुआ कि तुम रेंट पर एक अपार्टमेंट में रहते हो, तो मैंने तुम्हारे अपार्टमेंट खरीद लिया। उसके रेंट के लिए तुम्हारी सैलरी में बोनस ऐड कर दिया। मेरे डैड को ये बात मालूम हो गई थी कि मैं तुम्हें फेवर कर रही हूँ। जब मैंने उन्हें समझाया कि तुम कंपनी में मेरी कितनी हेल्प कर रहे हो तो वो समझ गए। जिन उससे कहती है कि मैं पहले ही तुम्हारे बारे में जानती थी, तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगता था, तो इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताया अभी। इसके बाद लिन उसे घर तक छोड़ने जाता है। जैसे ही वो उसे छोड़कर
वापस जा रहा था कि अचानक से रुक कर कहता है, तुमसे कल दोबारा मिलने का इंतजार रहेगा। ये सुनकर चिन शर्माते हुए घर के अंदर भाग गई थी। लिन समझ जाता है कि वो घर आने का इशारा कर रही है। अब दोनों जैसे ही रूम में जा रहे होते हैं कि तभी चिन देखती है कि उसकी मॉम भी घर आई हुई थी। तो वो अपनी मॉम से कहती है कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं, आपको घर जाना चाहिए, डैड आपका वेट कर रहे होंगे। उसकी मॉम उससे कहती है, तुम्हारा असिस्टेंट लिन इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। जिस पर वो बताती है कि हमें कुछ काम के बारे में डिस्कस करना था, इसलिए मैंने लिन को इधर बुला लिया। उसकी मॉम कहती हैं, एक मिनट मेरी बात तो सुनो, और कहती हैं कि मैंने अगले ही वीक तुम्हारे लिए 12 ब्लाइंड डेट्स अरेंज किए हैं। और इसी काम के लिए वो असिस्टेंट लिन को कहती हैं कि तुम इसके असिस्टेंट हो तो ट्राई करना कि ये टाइम पर ब्लाइंड डेट्स पर पहुँचे। लिन चिन की मॉम को बताता है, एक्चुअली हम दोनों डेट कर रहे हैं। मॉम कहती हैं, क्या मतलब, लगता है तुम दोनों कोई एक्टिंग कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही टीवी देखते हो। जिन अपनी मॉम को छेड़ते हुए कहती है, आप ही तो कहती थी कि हम दोनों डेट करें, अब कर रहे हैं तो आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा। जिन की मॉम कहती हैं, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। मॉम जो कहती रहती हैं वो दोनों वैसा वैसा ही करते रहते हैं। और ऐसा करने के बाद फिर जिन अपनी मॉम से कहती है, अब आपको यकीन आ गया, चलें अब घर चलिए। जिन फिर अपनी मॉम को दरवाजे तक छोड़ आती है। दोनों घर में अकेले थे कि तभी जिन की फ्रेंड और लिन का दोस्त दोनों ही पहुंच आए थे। वो लिन से एडवाइस लेना चाहते थे, लेकिन मदद करने की बजाय वो उन्हें घर से ही निकाल देते हैं। अब हम देखते हैं कि चिन अपने बेड पर लेटी होती है। लिन को लगता है कि वो सो रही है, सो जाकर उसके फोरहेड पर किस करता है। तभी चिन की आँख खुल जाती है तो उसे समझ आ जाता है कि वो अभी तक सोई नहीं थी। इसके बाद दोनों रोमांस करने लग जाते हैं, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सुबह जब लिन चिन को ऑफिस चलने का कहता है तो वो बताती है कि मेरा फ़िलहाल ऑफिस जाने का कोई मूड नहीं है। लिन जब ऑफिस जाता है तो वहाँ उसके एम्प्लॉयज़ यही बातें कर रहे होते हैं कि हमने सुना है कि चिन किसी के साथ डेटिंग पर जा रही है। मिस चिन अमीर है तो शायद डेटिंग वाला लड़का उसे जाल में फंसाना चाहता हो। ये सुनते ही लिन को गुस्सा आ जाता है और वो एम्प्लॉयज़ को डांटने लग गया था कि तुम लोग अपने काम पर फोकस करो, क्या हर वक्त गॉसिप्स करते रहते हो। इतने में चिन भी आ जाती है तो एम्प्लॉयज़ दोनों को गौर से देखने लग गए थे। उन्हें देखकर चिन समझ जाती है कि इन लोगों को हमारी डेटिंग का पता चल गया। फिर चिन उन लोगों को न्यू असिस्टेंट से इंट्रोड्यूस करवाती है। चिन के जाने के बाद असिस्टेंट शुई उठकर लिन के पास आती है और कहती है कि तुम्हारा अब एक कंपटीटर आ गया। लिन ये सुनकर फिर जाके अपनी सीट पे ही बैठ गया था। फिर उठ के चिन से बात करने के लिए जाने ही वाला होता है कि तभी दूसरे असिस्टेंट को चिन बुला लेती है। वो पास जाके सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करने लग गया था। लिन को ये देखकर काफ़ी अजीब लगता, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब आखिर को क्या चल रहा है। तभी दूसरा असिस्टेंट लिन के पास आता है और कहता है कि मिस चिन ने मुझे कहा है कि मैं तुमसे करंट शेड्यूल ले लूँ। उसे देखते ही लिन सोच में पड़ जाता है कि ये बंदा वैसे तो सर्जरी करवा के काफ़ी हैंडसम बना हुआ है, लेकिन मेरे जैसा हैंडसम नहीं है, इसलिए इसका कोई चांस ही नहीं कि चिनी से लाइक करे। लिन सोचते हैं कि मुझे बस वेट करना होगा, मेरा खुद ही चांस आ जाएगा। दूसरा असिस्टेंट कहता है, आप किस दुनिया में खो गए, मैंने आपसे कुछ पूछा है। इस पर लिन से कहता है कि मैं शेड्यूल ईमेल कर दूंगा। थोड़ी देर बाद वो फिर आकर पूछता है कि मिस चिन को क्या पसंद है। लिन फिर जाकर कॉफ़ी बनाता है और उसमें बीन्स की क्वांटिटी ज़्यादा डाल देता है और कहता है कि जाकर ये कॉफ़ी मिस चिन को दे दो। दूसरे असिस्टेंट के जाते ही अंदर लिन खुश हो जाता है कि अब तो मिस चिन ज़रूर इस पर गुस्सा हो जाएंगी। मिस चिन जैसे ही कॉफ़ी पीती हैं एक अजीब सा फेस बना लेती है। जब दूसरा असिस्टेंट पूछता है कि क्या आपको पसंद नहीं आई, तो वो फ़ौरन कहती है कि नहीं, ये अच्छी है। ये देखकर लिन परेशान हो जाता है कि उसने इसे डांटा क्यों नहीं है। बाकी सारे एम्प्लॉयज़ अब गॉसिप्स करने लग जाते हैं कि पहले तो हम मिस चिन की वजह से परेशान थे, अब असिस्टेंट लिन की वजह से भी परेशान होना पड़ेगा। घर जाकर लिन अपने दोस्त से बात करता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम हर एंगल से 90% हो। तब लिन दूसरे असिस्टेंट की फ़ोटो दिखाता है, उसका नाम लीजी था। लीजी को देखकर दोस्त कहता है कि वो भी 90% ही है, तुम दोनों में अभी इम्प्रूवमेंट की जगह बाकी है। लिन कहता है कि सच सच बताओ, उसमें और मुझ में कोई फ़र्क है क्या। दोस्त कहता है कि हाँ, उसे तुम पर थोड़ा सा एज हासिल है क्योंकि वो नया बंदा है। इसी दौरान लिन को चिन की कॉल आ जाती है कि उसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। लिन उसके घर जाने के लिए निकलता है और रास्ते में गुस्सा करने लग जाता है। चिन कहती है कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है।
लिन उसका घर पहुंच जाता है और कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें दूसरे असिस्टेंट की ज़रूरत क्यों पड़ गई, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना। जिन कहती है कि हाँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। लिन कहता है कि फिर तुम ने असिस्टेंट क्यों लेकर आई हो, वो मुझसे यंग है इसलिए ले आई। ये सुनकर चिन हंसने लग जाती है। वो समझ जाती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जब लिन पूछते हैं कि तुम मुझ पर क्यों हंस रही हो, तो चिन बताती है कि जब तुम जेलिस फील करते हो ना तो न्यू पर्सन ही बन जाते हो। लिन अभी भी गुस्से में होता है तो वो चिन को उठाकर बेडरूम में ले जाता है। फिर वो दोनों रोमांस करने लग गए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन चिन को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। लीजी और शुई भी दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते। अब ये चारों एक जगह मिलते हैं तो लीजी कहता है कि लिन टेंशन मत लेना, चिन का ख्याल मैं रखूंगा। जब लिन उसे गुस्से में देखता है तो लीजी फौरन कहता है मेरा मतलब शुई और मैं दोनों निश्चिन का ख्याल रखेंगे। उनके जाने के बाद लिन खुद से कहता है जब तुम वापस आओगी ना तो मैं तुमसे शादी के लिए पूछूंगा। फिर लिन घर जाता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो चिन को क्या मैसेज करे। अगले दिन ऑफिस जाकर वो काम कर रहा था कि तभी उसकी नज़र चिन की चेयर पर पड़ती है जो आज खाली थी। इस वजह से लिन का दिल काम में बिल्कुल नहीं लगता। फिर वो उसे रेस्टोरेंट चला जाता है जहाँ चिन उसे लेकर गई थी। वहाँ जाकर उसे सिर्फ चिन का ही ख्याल रहता है। रेस्टोरेंट से निकलते वक्त दीवार पर लगी अपनी और चिन की फ़ोटो देखता है। फिर ऑफिस वापस जाकर काम पर लग जाता है, लेकिन अब भी बार बार उसी चेयर की तरफ देखता रहता है और उदास रहता है। उससे बिल्कुल भी वेट नहीं हो पा रहा था। इसी सोच में वो चिन के घर के बाहर पहुंच जाता है कि तभी साइड पर देखता है कि चिन भी आ चुकी थी। उसे देखकर लिन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम इतनी जल्दी वापस आ गई। चिन बताती है मुझे पता था तुम मेरा वेट कर रहे होगे इसलिए मैं जल्दी वापस आ गई। ये सुनकर लिन आगे बढ़कर उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट डे जब चिन की आँख खुलती है तो देखती है कि लिन उसकी साइड पर सो रहा था। तभी चिन को एक कॉल आती है। कॉल सुनते ही वो थोड़ी सी सैड हो गई थी। इतने में लिन भी जाग जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो, लेकिन चिन कुछ नहीं बताती। चिन को लिन की मॉम ने घर पे बुलाया था। चिन जब लिन के घर पहुंचती है तो उसे याद आता है कि बचपन में भी वो यहाँ आ चुकी है। लिन की मॉम उसे बताती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम टैलेंटेड हो और अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरे बेटे से शादी करो। अगर उसने हमारी कंपनी को नहीं संभाला तो कंपनी नुकसान में चली जाएगी, इसलिए ज़िंदगी भर वो तुम्हारा असिस्टेंट बनकर तो नहीं रह सकता। तुम्हारी रिलेशनशिप की वजह से मेरा दूसरा बेटा मोफ़ी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर तुम दोनों ब्रेकअप कर लो तो हम सब के लिए बेहतर हो जाएगा। ये सुनते ही चिन को गुस्सा आ जाता है और कहती है आप क्या कह रही हैं कि मैं ब्रेकअप करने के बाद सब के लिए अच्छा होगा। तो ये बताइए कि ये किसके लिए अच्छा होगा, क्या आपको लगता है कि ब्रेकअप के बाद लिन वैसा ही रहेगा। लिन की मॉम कहती हैं तुम एक दफ़ा मेरे बेटे मॉफ़ी का तो सोचो। कि तभी साइड से मॉफ़ी चिल्लाता हुआ आता है तो हमें मालूम होता है कि मॉफ़ी का ट्रीटमेंट चल रहा है। लिन की मॉम कहती हैं मुझे बताओ इस सब का जिम्मेदार कौन है। मेरे बड़े बेटे का तो कुछ सोचो। इस पर चिन कहती है तो क्या आप बड़े बेटे के लिए छोटे बेटे को कुर्बान करना चाहती हैं। ये सुनकर लिन की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। चिन जवाब देती है क्या मैंने कुछ गलत कहा और इसलिए आपने लिन का नाम भी चेंज कर दिया था। लिन की मॉम सरप्राइज्ड हो जाती हैं और कहती हैं तुम्हें ये सब कैसे पता। फिर वो कहती हैं जब मॉफ़ी छोटा था तो तब से ही उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। ये सुनकर चिन लिन की मॉम से कहती है मेरे होते हुए मेरे आदमी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और आपको ऐसा क्यों लगता है। इस सब के बारे में लिन को कुछ भी नहीं पता। अब हम देखते हैं कि बचपन में मॉफ़ी अपने भाई लिन को बहुत ज़्यादा तंग करता था और ये सब देखकर लिन की मॉम और डैड परेशान थे। अब हम लिन को देखते हैं जो अपनी मॉम और डैड को कहता है कि मुझे बचपन का सब कुछ याद है, मैं आप दोनों को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कभी अपने भाई के बारे में आपसे बात नहीं की। फिर डैड उससे पूछते हैं कि उस लड़की के बारे में क्या। लिन अपनी मॉम डैड से कहता है आप किस लड़की की बात कर रहे हैं। उसकी मॉम कहती हैं वही लड़की जो बचपन में तुम्हें मिली थी, वही चिन थी ना, वो आज मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे भी आई थी। उसके डैड ये भी बताते हैं कि जब वो तुम्हारी मॉम से बात कर रही थी तो उसने तुम्हारी मॉम को स्पीचलेस कर दिया। मुझे तो वो बहुत पसंद आई। लिन के मॉम और डैड दोनों ही इस रिलेशनशिप के लिए खुश थे। जिन घर जाने के बाद परेशान थी वो इमेजिन करती है कि लिन अपनी फैमिली से बात करने के बाद मेरे पास आएगा और कहेगा कि चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सोचकर ही उसे बुरा लगता है।
फिर वो ये भी सोचती है कि जब लिन मुझसे ब्रेकअप के बारे में बात करने आएगा तो उससे पहले ही मैं उसे मना लूँगी और कहूँगी कि मुझसे ब्रेकअप मत करना। फिर खुद को समझाती है कि नहीं, ये काम नहीं करेगा, ये सब कहना मुझे सूट नहीं करता। जिन सोचती है कि मैं उसे कहूँगी कि अपना सारा सामान लेकर मेरे घर में शिफ्ट हो जाए। ये इमेजिन करते ही वो खुश हो जाती है और कहती है हाँ, ये प्लान काम करेगा। इतने में लिन आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब जिन की नज़र सूटकेस पर पड़ती है। उसे देखकर वो समझ जाती है कि शायद लिन ने घर जाने का प्लान बना लिया है। मेरे कहने पर शायद अब ये ना रुके। लिन उसे कहता है क्या मैं तुम्हारे घर तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। ये बात जिन के लिए तो बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग थी। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब लिन अपने पेरेंट्स से मिलने गया था तो उसने अपने मॉम डैड को बता दिया था कि इस दफ़ा मैं फैमिली के लिए सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, मैं जिन के साथ रहने जा रहा हूँ। उसे ऐसा लगता है कि उसके मॉम डैड ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लिन वहाँ से जाने लगता है कि तब उसके मॉम डैड कहते हैं कि हमें वो लड़की पसंद आई है। ये सुनकर लिन तो खुश हो गया था। प्रेजेंट के सीन में लिन जिन से कहता है देखो मैं तुम्हारे बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकता, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। जिन कंडीशंस बताने लग जाती है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरी नज़रों से दूर नहीं जाना होगा और मेरे सारे काम करने होंगे। वो ये सब बता ही रही होती है कि लिन बीच में उसे रोककर कहता है मैंने सोच लिया है कि मैं जॉब से रिज़ाइन नहीं करूँगा। जैसे मैंने तुमसे पहले प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, आज मैं फिर से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ये सब सुनकर जिन बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो जाती है और लिन को हक कर लेती है। इसी बीच उसे भूख लग गई थी तो वो लिन को कुछ खाना बनाने के ही बोलने लगी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन की कंपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। वो प्रोडक्ट एक सोफ़ा था। जैसे उसे लॉन्च किया था ऑडियंस में बैठा हुआ एक बंदा खड़ा होकर कहता है कि ये प्रोडक्ट तो किसी और कंपनी का है और वो उन पर प्रोडक्ट कॉपी करने का इल्ज़ाम लगा देता है। ये सुनते ही सब लोग परेशान हो जाते हैं और इसी बात को लेकर आपस में बातें करने लग गए थे। जिन्हें सब की वजह से परेशान थी। लिन कुछ अरेंजमेंट्स करवाता है ताकि प्रूफ किया जा सके कि जिन की कंपनी का प्रोडक्ट ओरिजिनल है। जिन उस बंदे से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। तब वो बंदा एक एविडेंस निकालता है और कहता है कि इसमें वो सारा एविडेंस मौजूद है। उस डिवाइस में सोफ़ा के डिज़ाइंस थे जो जिन की कंपनी के प्रोडक्ट से मैच कर रहे थे। जिन इवेंट में ऐसे ही सभी लोगों को बताती है कि हमारा सोफ़ा और उनका सोफ़ा एक जैसा लगता है लेकिन उसकी डिटेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है। वो बंदा कहता है तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि ये प्रोडक्ट तुम्हारी कंपनी ने पहले बनाया था। तभी प्रोडक्ट की टाइमलाइन को डिस्कस किया जाता है जिससे साबित हो जाता है जिनकी कंपनी का प्रोडक्ट ओरिजिनल था। इससे पता चल जाता है कि वो बंदा झूठ बोल रहा था। इवेंट के बाद जिन उस बंदे को धमकी देती है कि मैं तुम पर केस करूँगी। सभी लोग जिन की कंपनी के न्यू प्रोडक्ट की वजह से खुश थे। प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के बाद जिन को उसके डैड की कॉल आती है। वो कहते हैं कि तुम्हारा इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। फिर कहते हैं कि तुम्हारी मॉम कह रही थी कि असिस्टेंट लिन तुम्हारे साथ रह रहा है, तुम उसे कब कर लेकर आ रही हो। ये सुनते ही जिन कॉल काट देती है। इसी बीच वो एम्प्लॉय की बात सुन लेती है जो यही कह रहे थे कि आज फिर जिन को लिन ने बचा लिया। ये सुनकर जिन का मूड ख़राब हो जाता है। फिर लिन जिन के पास आता है और कहता है कि इस दफ़ा हमारी सेल्स पिछली सेल्स से ज़्यादा हो गई हैं। जिन उसे सैड सा फेस बनाकर थैंक्स कहती है। लिन उसे कहता है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तो सैड क्यों हो। जिन रात को साथ में डिनर करने का बोलती है। लिन उसके साथ डिनर करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी साइड हम मोफ़ी को देखते हैं जो अपनी मॉम डैड के पास बैठा था। उसके मॉम डैड पूछते हैं कि क्या तुम अब बेहतर फील कर रहे हो। वो इशारे से हाँ कह देता है। तब उसके मॉम डैड कहते हैं कि हमें तुम्हें कुछ बताना है। जिन और लिन डिनर के लिए रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। जिनका मूड अभी भी ख़राब था। लिन उससे पूछता है कि तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है, क्या कुछ हुआ है। जिन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम पोस्ट से रिज़ाइन कर दो। ये बात लिन के लिए शॉकिंग होती है। जब लिन वजह पूछता है तो जिन कहती है कि मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी सक्सेस के बारे में ये कहें कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी फैमिली का मुझ पर दबाव था कि मैं कंपनी ना चला सकती, लेकिन मैंने अपनी कंपनी मेहनत से अपनी कंपनी को चलाया। अब मेरी कामयाबी का क्रेडिट मैं किसी और को नहीं लेने दे सकती। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन मैं तो ऐसी ही हूँ। तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू।
तुम अब मेरे असिस्टेंट नहीं बल्कि मेरे लवर बनकर मेरे साथ रहो और अगर चाहो तो अपनी कंपनी में जाकर काम कर सकते हो। ये सब सुनकर लिन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। डिनर के बाद लिन चिन को घर छोड़ने जाता है। तभी लिन को एक कॉल आती है। वो ड्राइवर से कहता है कि मुझे स्टेशन तक छोड़ देना। रास्ते में ड्राइवर लिन से कहता है, तुम दोनों के मूड से लग रहा है कि तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है, लेकिन चिन को कभी गलत मत समझना। ऊपर से वो सख्त बनने की दिखावा करती है, लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल है। अगर तुम्हें उसके साथ रहना है तो थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। लिन के पूछने पर ड्राइवर बताता है, मैं चिन के साथ 20 सालों से हूँ। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जब चिन छोटी बच्ची थी। ड्राइवर उसे लेने आया होता है। चिन ये सोचती है कि शायद बेटी होने की वजह से उसकी मॉम डैड उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपने मॉम डैड को दिखा देगी कि वो भी लड़कों से कम नहीं है। लिन स्टेशन पहुंच चुका होता है। उसकी मॉम डैड और उसका भाई वहाँ उसका वेट कर रहे थे। लिन को मालूम होता है कि उसका भाई ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड जा रहा है। लिन का भाई मॉफ़ी उसे हक करता है और उसे इसी के साथ ही उसके लेटर भी दे देता है और कहता है कि मेरे जाने के बाद ही से पढ़ना, ओके। जब लिन घर जाता है तो अपने भाई मॉफ़ी का लेटर पढ़ता है, जिसमें मॉफ़ी ने लिखा था कि बचपन में जब भी तुम कोई अच्छा काम करते थे, मॉम डैड तुम्हें प्रेज़ करते थे तो मुझे बहुत जेलसी फील होती थी। मैं तुमसे नफ़रत करता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सब गलत था। उस सब के लिए मैं फ़ेस टू फेस बात करके माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। इसलिए ये लेटर छोड़ रहा हूँ। मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ। जब वापस आऊँगा तो उम्मीद है कि हम दोनों अच्छे भाइयों की तरह बिहेव करेंगे और मैं यही चाहता हूँ कि तुम और चिन हमेशा खुश रहो। लेटर पढ़ने के बाद लिन कहता है, भाई मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तभी चिन लिन को मिस कॉल देती है। लिन जब उसे कॉल करके पूछते हैं तो चिन कहती है कि गलती से तुम्हारा नंबर डायल हो गया था, मैं तो लीजी को कॉल करना चाहती थी। लिन उसे बताता है कि मेरी मॉम और मेरा भाई बाहर जा रहे हैं, डैड घर पर अकेले होंगे तो उन्हें कंपनी दूंगा, इसलिए मैं कुछ दिन घर नहीं आ पाऊंगा। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि जब चिन ऑफिस गई होती है तो सोचती है कि लिन को मैसेज करना चाहिए। वो मैसेज लिख तो लेती है लेकिन सेंड नहीं करती। इसके बाद वो रेस्टोरेंट चली जाती है जहाँ पहले लिन के साथ गई थी। वहाँ जाते ही उसे लिन की याद आने लग गई थी। खाना खाने के बाद फिर वो वॉल पर अपनी और लिन की फ़ोटो देखती है। ऑफिस जाने के बाद उसकी नज़र लिन की चेयर पर पड़ती है। उसे फिर से लिन की याद आने लग गई थी तो वो सैड हो जाती है। इतने में ऊपर से लीजी कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया होता है जो लिन ने रात को लिखकर उसे मेल कर दिए थे। ये देखते ही वो खुश हो जाती है। अब चिन अपने घर के बाहर खड़ी ही थी तो उसे लिन का साथ गुजरा वक्त याद आने लग गया था। नेक्स्ट डे वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है। जिन के पेरेंट्स उससे लिन के बारे में पूछते हैं। जिन कहती है, आप लिन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? अगर आपकी लिन की इतनी ही फिक्र है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसके पेरेंट्स कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम इधर ही रुको। हमने तो इसलिए पूछा था कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था ना। जिन अपनी मॉम और डैड को बता देती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। उसकी मॉम कहती हैं, ये तो मुझे पहले ही पता था, तुम एक सेल्फिश लड़की हो, भला तुम किसी लड़के को कैसे लव कर सकती हो। उसके मॉम डैड एक दूसरे से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। जिनको ये अच्छा नहीं लगता तो वो ड्राइवर के साथ वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जिनको अपनी मॉम की बात याद आती है जिसमें जिनकी मॉम ने उसे सेल्फिश कहा था और इसी के साथ उसे रोना आ जाता है। अपनी सैडनेस दूर करने के लिए वो अम्यूज़मेंट पार्क चली गई थी। तभी हम देखते हैं कि लिन भी अम्यूज़मेंट पार्क में आया हुआ था। लिन फेरिस व्हील पर बैठा था तो उसकी नज़र यहाँ पे चिन पे पड़ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ही सैड थी। लिन चिन से बात करना चाहता था लेकिन फिर रुक जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चिन की दोस्त उसे एक जगह ले जाती है ताकि उस पर ब्राइडल ड्रेस ट्राई करवाई जा सके। उन्होंने चिन को ब्राइडल ड्रेस में देखने के लिए लिन को भी बुला ही लिया होता है। लिन जब चिन को ब्राइडल ड्रेस में देखता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है। चिन की नज़र लिन पर पड़ती है तो वो वहीं शॉक्ड ही रह गई थी। लिन उसके पास जाता है और घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज कर देता है। उसे शादी के लिए ही पूछने लगा था। चिन लिन को कैसे मना कर सकती थी, वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। लिन उसे रिंग पहनाता है और अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। जब उनके फ्रेंड्स ये सब कुछ देखते हैं
तो फिर कह देते हैं बस इतना ही, तुम दोनों और कुछ नहीं करोगे क्या। ये दोनों अपने फ्रेंड्स की तरफ देखकर कहते हैं तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, हमें और क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स कहते हैं कुछ नहीं, ऐसे ही लगे रहो, हमें इससे क्या, और इतना कहते ही वहाँ से निकल लेते हैं। इसी के साथ हम चिन की फ्रेंड और लिन के दोस्त की मैरिज सेरेमनी को देखते हैं। दोनों दोबारा से शादी करते हैं। ये सब देखकर चिन लिन से कहती है लगता है हमारा काम ख़त्म हो गया। लिन कहता है नहीं, अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद हमें लिन और चिन की मैरिज सेरेमनी दिखाई जाती है जिसमें उनके पेरेंट्स, फ्रेंड्स और एम्प्लॉयज़ आए होते हैं। सब इस शादी पर बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहनाने के बाद एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।